सोचिए जरा, एक देश की तकदीर लिखने वाला 65 साल पुराना इंजन अचानक बंद कर दिया जाए और उसकी जगह एक बिल्कुल नया चमकदार इंजन लगा दिया जाए। भारत में असल में यही हुआ, जब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली। पर यह सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के भविष्य को देखने का, उसे बनाने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। तो चलिए इस बहुत बड़े बदलाव की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों एक ऐसी संस्था जो आज़ादी के बाद से ही देश की नीतियों को दिशा दे रही थी, उसे बदलने की इतनी बड़ी जरूरत आन क्यों पड़ी? इस क्यों का जवाब ही हमें नीति आयोग की पूरी कहानी समझाएगा। देखिए, नीति आयोग की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस किरदार को समझना होगा जिसकी इसने जगह ली। हम बात कर रहे हैं योजना आयोग की, एक ऐसी संस्था जिसकी छाप, जिसकी विरासत भारत की अर्थव्यवस्था के हर पन्ने पर आपको मिलेगी। जरा ये टाइमलाइन देखिए, 1950 से लेके 2015 तक, पूरे 65 साल। इसका मतलब है कि कई पीढ़ियां ने तो भारत को योजना आयोग के चश्मे से ही देखा था। तो जाहिर है 2015 में इसका बंद होना सिर्फ एक संस्था का खत्म होना नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। तो सवाल ये है कि आखिर इस पुराने मॉडल में दरारें कहाँ थीं, प्रॉब्लम क्या थी? इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई डॉक्टर दिल्ली में बैठकर बिना मरीज को देखे देश के हर कोने के लिए एक ही दवा लिख रहा हो। योजना आयोग का मॉडल कुछ कुछ ऐसा ही हो गया था। सारी नीतियां ऊपर बनती थीं और राज्यों को बस उन्हें लागू करना पड़ता था, चाहे उनकी जमीनी हकीकत कुछ भी हो। सारा जोर इस बात पर था कि पैसा कितना खर्च हुआ, इस पर नहीं कि उससे लोगों की जिंदगी में बदलाव क्या आया। और इन्हीं दरारों को भरने के लिए मैदान में उतरा नीति आयोग। ये सिर्फ एक नया ऑफिस या नया बोर्ड नहीं था, ये तो पॉलिसी बनाने की पूरी किताब को ही नए सिरे से लिखने की एक जबरदस्त कोशिश थी। चलिए देखते हैं कि इस नई किताब में लिखा क्या है। नीति आयोग की आत्मा, उसका सार अगर एक शब्द में समझना हो तो वो है सहकारी संघवाद। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि अब केंद्र सरकार बॉस नहीं बल्कि टीम कैप्टन है, और राज्य सरकारें अब सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं बल्कि टीम के बराबर के खिलाड़ी हैं। सब मिलकर देश के लक्ष्यों के लिए काम करेंगे। ये पुराने ऊपर से नीचे वाले मॉडल का ठीक 180 डिग्री उल्टा है। और फिर आता है एक और दिलचस्प आइडिया, प्रतिस्पर्धी संघवाद। मतलब अगर सारे राज्य एक टीम की तरह सहयोग कर रहे हैं तो क्यों ना उनके बीच एक अच्छी हेल्दी दौड़ भी हो। कौन सा राज्य स्वास्थ्य में सबसे अच्छा काम कर रहा है, कौन शिक्षा में नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये जो कंपटीशन है ना, ये राज्यों को और बेहतर करने के लिए उकसाता है, और इसका फायदा अंत में पूरे देश को होता है। ये जो नया सहयोगी ढांचा है, ये सिर्फ बातों में नहीं है, ये नीति आयोग की बनावट में ही शामिल हैं। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजिंग जो बदलाव था वो है ये गवर्निंग काउंसिल। सोचिए, पहली बार देश के सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल पॉलिसी बनाने की टेबल पर एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब साफ है, अब दिल्ली में बनी नीतियां देश के हर राज्य, हर कोने की आवाज को साथ लेकर चलेंगी। ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम था। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें और सिद्धांत, पर असल में जमीन पर नीति आयोग काम कैसे करता है, मतलब एक्शन में कैसा दिखता है। चलिए इसके कुछ खास कार्यक्रमों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 112। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग की नई सोच का जीता जागता सबूत है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत ये देश के वो 112 जिले हैं जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गए थे। अब पूरे देश पर एक ही पॉलिसी थोपने के बजाय नीति आयोग इन पर खास ध्यान दे रहा है और डेटा के जरिए इनकी तरक्की को लगातार ट्रैक कर रहा है। और खास बात यह है कि ये कार्यक्रम सिर्फ सड़क या स्कूल बनाने पर ही नहीं रुकता। नहीं, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, पानी, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब विकास के हर पहलू को एक साथ देख रहा है। लक्ष्य है इन जिलों का 360 डिग्री विकास। ये नीति आयोग के खर्च नहीं नतीजा वाले मंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण। और इसी तरह एसडीजी इंडिया इंडेक्स जैसी पहलें भी हैं जो राज्यों को उनके काम के आधार पर रैंक करती हैं। इससे वही प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा मिलता है जिसकी हमने बात की थी। और जब हर राज्य पहले नंबर पर आने के लिए मेहनत करता है तो जीत अंत में पूरे देश की होती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, योजना आयोग और नीति आयोग के बीच का वो बुनियादी फर्क क्या है। वो फर्क जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का है।
इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, खासकर इसकी तीसरी लाइन को। सारा खेल यही है। योजना आयोग के पास राज्यों को पैसा बांटने की ताकत थी, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है, इसीलिए वो एक पावर ब्रोकर था। उसकी बात माननी ही पड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग एक थिंक टैंक है, एक विचार मंच। इसके पास पैसा देने की कोई शक्ति नहीं है। इसका काम है सोचना, रिसर्च करना और देश के लिए सबसे अच्छे आइडियाज और नीतियां सुझाना। ये सलाह देता है, आदेश नहीं। तो ये तो साफ है कि नीति आयोग ने भारत में पॉलिसी बनाने की दिशा ही बदल दी है। लेकिन क्या ये रास्ता एकदम सीधा और आसान है? जी नहीं। चलिए अब इसकी चुनौतियों और भविष्य की राह पर भी एक नज़र डालते हैं। ये जो बात लिखी है, ये इस पूरे विश्लेषण का सार है, उसका निचोड़ है कि नीति आयोग सिर्फ एक संस्था का नया नाम नहीं है। ये गवर्नेंस के डीएनए में एक वैचारिक बदलाव है। ये सहयोग, प्रतिस्पर्धा और डेटा पर आधारित एक नए भारत की सोच का प्रतीक है। लेकिन यहीं पर नीति आयोग का सबसे बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है कि ये एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कैसे? क्योंकि इसके पास अपने बेहतरीन आइडियाज़ को लागू करवाने के लिए पैसा या अधिकार नहीं है। इसकी सलाह सिर्फ एक सलाह है। अगर कोई मंत्रालय या राज्य सरकार इसे नज़रअंदाज कर दे तो ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद नीति आयोग की नज़रें एक बहुत बड़े लक्ष्य पर टिकी हैं। भारत की आज़ादी के जब 100 साल पूरे होंगे, यानी साल 2047 तक, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप तैयार करना, ये सिर्फ अगले 5 साल की नहीं बल्कि अगली पूरी पीढ़ी की योजना है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। क्या सिर्फ विचारों की शक्ति पैसे की शक्ति पर भारी पड़ सकती है? क्या एक थिंक टैंक सच में भारत जैसे विशाल और विविध देश की तकदीर को दिशा दे सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हमें और आपको आने वाले दशकों में मिलेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।